दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर करंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह पर किया है और उससे रिलेटेड जितने भी आपके स्टैटिक प्रश्न बन सकते हैं उसको भी डिस्कस किया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो के PDF फाइल को डाउनलोड करना तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम प्रश्नों को अपना देखते हैं। हमारा यहाँ पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है। देखिए ये एक योजना है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, आवास योजना, दूसरा ऑप्शन है पेंशन योजना, तीसरा ऑप्शन है समृद्धि योजना और चौथा ऑप्शन है भूजल योजना। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पेंशन योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो एक पेंशन योजना है। इसमें क्या होता है कि इसमें 60 वर्ष या उससे ऊपर के जो वृद्ध नागरिक होते हैं उनको क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। और ये कब शुरू किया गया था, तो यह 4 मई 2017 से शुरू किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नामक पुस्तक किसने जारी किया है। यहाँ पर जो लिखा गया है पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नामक किताब किसने जारी किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है आपका एस गुरुमूर्ति, बी में है RPN सिंह, सी में है विश्वनाथ आनंद और डी में है आपका टॉनी जोसेफ। तो देखिए किसने जारी किया है, यहाँ प्रश्न पूछा है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर गुरुमूर्ति। आर गुरुमूर्ति ने पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी नामक पुस्तक जो है उसको लिखे हैं, जबकि जारी किए हैं, जबकि उसके लेखक जो हैं, जो ऑथर जो है कौन है, RPN सिंह है। इसको लिखा किसने है, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो देखिए हम लोग जान लेते हैं कि एस गुरुमूर्ति वो क्या है, तो वो एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने इस पुस्तक को क्या किया है, रिलीज किया है। और जो RPN सिंह है वो क्या थे पहले, तो ये एक क्या थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक ऑफिसर थे जिन्होंने ये बुक को लिखा है। कौन सा बुक, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम ने किस राज्य में LPG बॉटलिंग प्लांट लगाया है। देखिए किस राज्य में LPG बॉटलिंग प्लांट, LPG बॉटलिंग प्लांट क्या होता है, तो देखिए LPG जो गैस का सिलेंडर होता है, जो घरेलू जिससे हम लोग खाना बनाते हैं, वो जो सिलेंडर होता है उसको बनाने वाला जो प्लांट लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है, भारत पेट्रोलियम के द्वारा। और आपसे पूछा है कि किस राज्य में लगाया गया। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका मध्य प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है उत्तर प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में आपका भारत पेट्रोलियम ने LPG बॉटलिंग प्लांट को फिलहाल में ही लगाया है। तो हम लोग जान लेते हैं भारत पेट्रोलियम के बारे में। तो देखिए भारत पेट्रोलियम जो है वो क्या है, तो भारत पेट्रोलियम एक भारत की नवरत्न कंपनी है जिसकी स्थापना आपको 1976 में किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में है। जो कि भारत में ये जो कंपनी है भारत पेट्रोलियम, भारत की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। तो आपके मन में ये बात आ रहा होगी पहला और दूसरा कौन है, तो पहला और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि गुजरात में स्थापित है। और भारत में कुल ऐसे जो शोधन कारखाने हैं जो तेल को फिल्टर करते हैं, शुद्ध करते हैं, वो कितने हैं भारत में, तो 25 रिफाइनरी हैं अभी भारत में जो अभी सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, NEFT सुविधा देने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि NEFT सुविधा देने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आदित्य बिरला पेमेंट बैंक है, दूसरा ऑप्शन पेटीएम पेमेंट बैंक है, तीसरा ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक और चौथा ऑप्शन है व्हाट्सएप पेमेंट बैंक। यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन क्वेश्चन क्या था आपका, NEFT सुविधा देने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बना है। तो हम लोग अब जानेंगे NEFT के बारे में कि वो क्या है। तो देखिए NEFT के बारे में जान लेते हैं हम यहाँ पर। तो NEFT का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड
ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 2005 में। इसमें क्या है, इसमें आप मिनिमम अमाउंट 1 रुपये से लेकर के मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक बिना कोई चार्जेस का, पहले चार्ज लगता था लेकिन इसको अभी फ़िलहाल में ही 11 जून 2019 से आरबीआई ने ये घोषणा कर दिया कि कोई फ़ी नहीं लगेगा चार्ज करने का। आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई चार्जेस अप्लाई नहीं किया जाएगा। जबकि एक आरटीजीएस होता है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? चार्जेस देने पड़ते हैं, और उसमें जो मिनिमम अमाउंट है 2 लाख से एबव ही आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें आप 1 रुपये से लेकर नहीं डाल सकते, और 2 लाख से मैक्सिमम उसका बहुत सारा डाल सकते हैं आप, मतलब लिमिट नहीं है, लेकिन उसका मिनिमम लिमिट 2 लाख है। आरटीजीएस के बारे में भी जान लेते हैं। आरटीजीएस क्या होता है? तो आरटीजीएस आपका उसका फुल फॉर्म हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो अब हम लोग जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, क्योंकि आपका यहाँ सही आंसर क्या हुआ था? एयरटेल पेमेंट बैंक, जिसने क्या दिया है? एनईएफटी सुविधा प्रदान करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है। तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 2017 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, यदि आपसे पूछा जाए कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, तो भारती एयरटेल है। इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा देखिए यहाँ अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में वर्ल्ड मोस्ट फेमस टीनेजर घोषित किया है? देखिए, वर्ल्ड मोस्ट फेमस टीनेजर, इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। ग्रेटा थुनबर्ग, बी ऑप्शन में मलाला यूसुफजई, सी ऑप्शन में दिया गया है ए और बी दोनों, और डी में कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, वर्ल्ड मोस्ट फेमस टीनेजर कौन बनी है? किसे घोषित किया गया है? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो यहाँ कौन हो गया? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो है वो पाकिस्तान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं का जो शिक्षा का अधिकार है उसके लिए बहुत ही बड़ा काम किया है वहाँ पर। जिनका उम्र अभी कितना था जब वो ये सब कर रही थी, तब उनका उम्र कितना था? 17 साल था। अभी वो 22 साल की हो गई, जिन्हें कि जब ये 17 साल की थी तब इन्हें 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया है, मलाला यूसुफजई को। और ये सबसे कम उम्र की महिला भी बनी हुई है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला। अब हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो ये देखिए, ये हैं आपकी मलाला यूसुफजई, जिन्होंने आई एम मलाला नाम से अपना एक बायोग्राफी भी लिखा है। तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो वह क्या है? वह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और विश्व शांति स्थापित करना। और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? किसके अध्यक्ष? संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में है। और उसमें जो अभी सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 193 है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, किस देश ने अपना सबसे बड़ा रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 लॉन्च किया है? देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि किस देश ने अपना सबसे बड़ा रॉकेट, जिसका नाम क्या है? लॉन्ग मार्च 5, उसको क्या किया है? लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इटली है, ईरान है, चीन है और रूस है। यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो चीन ने अभी क्या किया है? अपना सबसे बड़ा रॉकेट जो है लॉन्ग मार्च 5 को लॉन्च किया है। तो हम लोग जान लेते हैं चीन के बारे में। तो देखिए, चीन जो है, यहाँ देखिए मैप में देख लेते हैं चीन को। चीन का जो आपका कैपिटल है वो क्या हो जाएगा? बीजिंग है। और बीजिंग में ही आपका क्या है? AIIB का हेडक्वार्टर है। AIIB क्या है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? बीजिंग में है। अब चीन जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और राजधानी तो आपको पता ही है, बीजिंग में है। और इसकी जो मुद्रा है वो रेन मिन भी है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप गलती से भी कभी युआन नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे यहाँ का जो करेंसी है रुपया है, उसकी जो छोटी यूनिट है पैसा होता है, वैसे ही वहाँ का जो छोटा यूनिट है रेन मिनबी का, वो है युआन, न कि वहाँ का करेंसी है युआन। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस राज्य में मांडू महोत्सव मनाया गया है? मांडू महोत्सव क्या है इसके बारे में जानेंगे हम लोग, लेकिन पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश, बी है लद्दाख,
आपका सी है मध्य प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो यहाँ पूछा गया मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव आपका म से याद रखना है, कहाँ मनाया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया है। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया गया है, मध्य प्रदेश में। देखिए मांडू क्या है, वहाँ का एक पर्यटक स्थल है, बहुत ही पुराना पर्यटक स्थल है जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो और वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भी सांस्कृतिक धरोहर को उजागर करने के लिए पर्यटन स्थलों को बारे में सबको जानकारी देने के लिए, जागरूक करने के लिए ये उत्सव हर साल मनाया जाता है। मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में। आपको इस प्रश्न से इतना ही याद रखना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए कुछ इस तरीके से मनाया जाता है मांडू महोत्सव को। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ देखिए, किस राज्य ने दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। किस राज्य में दक्षिण भारत का, याद रखिएगा दक्षिण भारत का पूछा गया है, सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। शिलालेख मतलब जो पत्थर पे कुछ लिखा गया होता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ, आंध्र प्रदेश है, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी है कर्नाटक, चौथा ऑप्शन है आपका डी है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अभी फिलहाल में ही आंध्र प्रदेश में सबसे दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है। और वो कहाँ पर खोजा गया आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोजा गया है, जिसको किसने खोजा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा। और उससे क्या प्राप्त हुआ है, उस सर्वेक्षण से उस जो शिलालेख है उस पर क्या अंकित है, तो उस पर सप्तमातृका का प्राचीन जो लेख है उस पर अंकित है और उसमें 7 देवियों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आंध्र प्रदेश से जान लेते हैं, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आंध्र प्रदेश के आपके गवर्नर हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कि फिलहाल में ही बने हैं। और वहाँ के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो जगन मोहन रेड्डी हैं। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा यहाँ अगला प्रश्न है, देखिए कुछ इस तरीके का वो वहाँ पर शिलालेख मिला है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। तो चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, किस राज्य में लोसर महोत्सव मनाया गया है। देखिए हमने पीछे ही पढ़ा है मांडू महोत्सव और यहाँ पर लोसर महोत्सव आ गया। तो लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया, ऑप्शन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश। तो जो 2020 में मनाया गया ये लोसर महोत्सव वो कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में मनाया गया है। लेकिन 2021 में ये कहाँ मनाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। और लोसर का अर्थ होता है आपका नव वर्ष। तो ये मुख्य रूप से जो बौद्ध धर्म वाले लोग होते हैं, यह एक बौद्धिक त्यौहार ही है, बौद्ध धर्म वाले लोग इसको मनाते हैं और उनके अकॉर्डिंग जो नया साल होता है इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये एक बौद्ध पर्व ही है और बौद्धिस्ट लोग ज़्यादा इसको मनाते हैं क्योंकि उनका ही ये पर्व है। तो हम लोग जान लेते हैं लद्दाख के बारे में, क्योंकि ये भी फिलहाल में ही हमारा यूनियन टेरिटरी बना है। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन हो गए, पहले उपराज्यपाल तो राधा कृष्ण माथुर बने हैं लद्दाख के पहले उपराज्यपाल। तो इस प्रश्न से इतना ही, हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए लोसर महोत्सव में कुछ इस तरीके से लोग मनाते हैं लोसर महोत्सव को। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, डिफेंस एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ पर हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं, लखनऊ है, नई दिल्ली है, कानपुर है और एक वाराणसी है। तो देखिए इन सब ये में से शहरों में से कहाँ पर डिफेंस एक्सपो को मनाया गया इस बार 2020 का। तो कहाँ मनाया गया है ये आपका, तो अभी लखनऊ में मनाया गया है, इसको दिसंबर में ही मनाया गया है। तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये जो डिफेंस एक्सपो हुआ इसका कौन सा एडिशन था, तो ये 11वां संस्करण था। इससे पहले 10 हो चुका है डिफेंस एक्सपो। और इसका थीम क्या रखा गया, तो इसका आपका थीम रहा है इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इसका थीम मेन रहा क्या, इंडिया इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। यह क्या, इसमें क्या बताया गया कि यह भारतीय रक्षा उद्योग की अपनी निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। यह क्यों मनाया जाता है, तो ये क्या करता है, भारतीय रक्षा उद्योग को अपना क्षमता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। देखिए कुछ इस तरीके से मनाया गया इसमें सारे जितने भी रक्षा उपकरण थे सबको शामिल किया गया और सबका प्रदर्शन किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।